हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजी यौगिक। तो उपसह संयोजी यौगिक में आज के इस लेक्चर्स में हम जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तो जो एक क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो सिद्धांत को इस लेक्चर्स में ना देख करके उसमें जो शब्दावली प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दावली को समझेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर हम जो है सिद्धांत को समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, ये शब्दावली आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित कौन सी शब्दावली होती है। देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है भाई, इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैथ एवं वान ब्लैक ने किया। किसने किया था? एच बैथ और वान ब्लैक ने किया था। दो लोगों का नाम याद रखिएगा, एक तो एच बैथ और दूसरे वान ब्लैक। इन दोनों ने मिल करके जो है इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये तो आपको कंफर्म हो गया। अब बात यह आती है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो इस शब्दावली में जो है कुछ बातें हैं जो आपके काम की हैं। सबसे पहली बात यह है अपभ्रष्ट कक्षक। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में कि अपभ्रष्ट कक्षक किसे कहते हैं। अपभ्रष्ट मतलब भ्रष्ट हो जाए। भाई कैसे भ्रष्ट होगा, चलिए इनको हम बताते हैं कौन होते हैं अपभ्रष्ट कक्षक। भाई, किसी भी उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षक, कोई भी उपकोष ले लो, जैसे डी उपकोष हो गया, एफ उपकोष हो गया, पी उपकोष हो गया, जिनमें समान ऊर्जा वाले कक्षक, जैसे मान लीजिए ये हमारा 3D है, तो आप जानते हैं डी में 5 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो ये डी उपकोष के सब समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, यानी हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किसी में कम ज्यादा नहीं भरा जाता है। यानी इनकी एनर्जी लेवल अगर देखा जाए तो ये समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं। तो किसी भी उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षक जो होते हैं उन्हें अपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सब में ऊर्जाओं का लेवल जो होता है समान होता है, किसी में कम ज्यादा नहीं होता है। तो वही कहा गया, किसी भी उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षक अपभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। समझ में आया क्या है अपभ्रष्ट कक्षक? किसी उपकोष के समान ऊर्जा वाले कक्षक अपभ्रष्ट कक्षक कहे जाते हैं। मुक्त परमाणु में डी उपकोष के पांचों, भाई कोई भी मुक्त परमाणु ले है अगर, तो उसके डी उपकोष के पांचों डी कक्षक। अब डी उपकोष के 5 डी कक्षक कौन कौन है? एक डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तथा डी जेड स्क्वायर। ये इतने 1 2 3 4 5, ये पांचों कक्षक जो होते हैं अपभ्रष्ट कक्षक होते हैं। आप जानते हैं भाई, ये एक चैम्बर का नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर डी जेड स्क्वायर। इस तरीके से हर एक चैम्बर का अपना एक नाम होता है। ऐसा नहीं कि जिस तरह से लिख लो, हर एक चैम्बर का अपना नाम होता है। और डी में 5 कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, सबकी एनर्जी लेवल लगभग समान होती है, इसीलिए इन्हें अपभ्रष्ट कक्षक कहा जाता है। क्लियर हो गया? अपभ्रष्ट कक्षक क्या? डिजेनरेट आर्बिटर्स बोला जाता है। ठीक, अगला है कक्षकों का T2G एवं EG समुच्चय। कक्षकों का T2G एंड EG समुच्चय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। तो डी उपकोषों में 5 डी कक्षक होते हैं। अरे डी वाले उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 5 डी कक्षक होते हैं एवं इनकी भुजाओं के कार्तीय तल की अक्षों के सापेक्ष विन्यास के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी जो 5 डी कक्षक होते हैं, इनकी जो भुजाएं होती हैं, इनके जो कार्तीय तल होते हैं, इनके कार्तीय तल के अक्षों के सापेक्ष, यानी भाई अक्ष कैसा है, उन्हीं अक्षों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। यानी कार्तीय तल के अक्षों के सापेक्ष जो होते हैं, इन 5 डी कक्षकों को 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। आपको 2 वर्ग कौन कौन से हैं? एक पहला सबसे बताया गया कक्षकों का EG समुच्चय। कौन सा समुच्चय? कक्षकों का EG समुच्चय। EG आप देख रहे हैं, इसमें E लिखा है, G लिखा है, कितने अक्षर हुए?
दो अक्षर हुए तो कॉलम भी इनका दो होगा, दो ही चैम्बर होगा। समझ में आया नहीं? तो लास्ट वाला यही दो चैम्बर होगा इनका। समझ में आया नहीं? दो ही लिखा है तो इजी है, तो दो मतलब दो चैम्बर। दो चैम्बर कौन होगा? लास्ट वाला होगा, और कौन होगा? तो कहा गया भाई कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा dz स्क्वायर, ये लास्ट वाला। समझ में आया नहीं? कक्षकों की भुजाएं कार्तीय तल के अक्षों की समदिश होती है। कार्तीय तल के अक्षों कैसी होती है? समदिश होती है। ध्यान रखना, समदिश होती है, अतः ये इजी समुच्चय बनाते हैं। यानी कार्तीय तल के अक्षों के समदिश होने के कारण ये इजी समुच्चय बनाते हैं। इन्हें अक्षीय कक्षक, भाई समदिश होती है, ये अक्षीय कक्षक भी इन्हें बोला जाता है, या डी गामा कक्षक भी कहा जाता है। कौन कक्षक कहा जाता है? डी गामा कक्षक कहा जाता है, या गामा थ्री कक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गामा थ्री। एग्जाम में पूछा गया गामा कक्षक या गामा थ्री कक्षक, अक्षीय कक्षक, कोई नाम दे देगा, कहेगा ये कौन सा, इजी वाला है कि T2G वाला है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो गामा थ्री कक्षक भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना? यानी ये जो होते हैं, ये इनकी जो भुजाएं होती है कार्तीय तल के अक्षों के समदिश होती है। क्या होती है? कार्तीय तल के अक्षों के समदिश होती हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? बाई dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा dz स्क्वायर जो है कक्षक इसमें आते हैं। समझ में आ गया? इसको अक्षीय कक्षक, गामा थ्री कक्षक और डी गामा कक्षक जो है बोला जाता है। किसी को इजी वाले को बोला जाता है। ध्यान रखना, समझ में आ गए? अगला इसमें है कक्षकों का T2G समुच्चय। कौन सा समुच्चय? T2G समुच्चय। तो कितने अक्षर इसमें लिखे गए हैं? 1 2 3, 3 लिखा गया है। तो स्टार्टिंग वाला 3 हो जाएगा, dxy dyz dxz। ये आगे का जो तीन कक्षक है यही बन जाएगा। तो इस समुच्चय के अंतर्गत वे कक्षक आते हैं जिनकी भुजाएं अक्षों के मध्य होती है। देखो यहाँ अक्षों के मध्य हो रही थी, यहाँ अक्षों के समदिश हो रही थी, बस यही अंतर है। तो ये अक्षों के मध्य होती है। इस समूह में dxy dyz तथा dxz कक्षक होते हैं। यानी इस समूह के अंतर्गत कौन कौन से कक्षक आते हैं? dxy dyz तथा dxz कक्षक होते हैं। ये कक्षक डी अपसाइलन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? डी अपसाइलन बोला जाएगा, या गामा अपसाइलन बोला जाएगा। तो और एक निरक्षीय कक्षक, जो है अक्षीय जब ऊपरा वाला हो गया तो निरक्षीय बोल दिया जाएगा। तो इसे निरक्षीय कक्षक भी कहलाते हैं। ये कक्षक T2G कक्षक कहलाते हैं। समझ में आ गए? T2G और AG। देखो भाई, कक्षक जो होते हैं ये जब टूटते हैं, ये वाला कक्षक जब टूटता है तो ये 3 चेंबर नीचे जाता है जिसे T2G बोला जाता है, और इसी तरीके से 2 चेंबर जो है ऊपर जाते हैं, इसे EG बोला जाता है। समझ में आ गया नहीं? यानी जब ये स्प्लिट करते हैं, टूटते हैं, तो 3 नीचे जाता है और 2 ऊपर जाता है। इसी के बेसिस पर जो है इसको डिवाइड किया गया है। समझ में आया? कक्षकों का इजी समुच्चय, कक्षकों का T2G समुच्चय होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया हो। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको अलग से आपको बता दें। तो इसके अगले लेक्चर्स में हम जो है इसके जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इसको हम कंप्लीट बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को नए सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को लेकर।